वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं विश्व स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। जो हम हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने की प्रथा चल रही थी या परंपरा चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टेस्ट सॉल्व के साथ में उपस्थित हुए हैं और ये हमारा तीसरा टेस्ट है इस सीरीज़ का, ठीक है ना। इससे पहले 2 टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मुझे उम्मीद और आशा है कि आपको सभी ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट कर रहे होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए इस तीसरे टेस्ट सॉल्व की, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि खारे पानी की झील नहीं है। सबसे पहले तो याद रखना है क्या पूछा है, खारे पानी की झील नहीं है, यानी निम्न में से कौन सी है जो खारे पानी की झील नहीं है, ठीक है। पहली पचभद्रा बिल्कुल है और इसकी स्थिति की बात करें कहाँ है, बाड़मेर में। डीडवाना भी खारे पानी की है और ये कहाँ है, नागौर में। रेवासा सीकर में, ठीक है ना। और थाल छापर चूरू में, कहाँ, चूरू में, ठीक है ना। तो ये चारों की चारों क्या, खारे पानी की, मतलब ऑप्शन ए तो ए नहीं हो सकता। आगे बात करें ऑप्शन बी की, काबोद, लूणकरणसर, फलोदी जुतकर, लूणकरणसर, बीकानेर, यानी कि ये भी कौन सी हैं, खारे पानी की हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। आगे बात करें जयसमंद, राजसमंद, नक्की झील और कायलाना, ठीक है, ये सही लग रहा है। पहले डी को और पढ़ते हैं। काछौर, नाबा, कुचामन नागौर और काछौर शिकर नाबा नागौर के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी खारे पानी की झील है और हमसे क्या पूछा है, खारे पानी की झील नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी, जयसमंद, राजसमंद, नक्की झील, कायलाना। कायलाना की बात करें कहाँ है, तो जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर। नक्की की बात करते हैं तो कहाँ है, सिरोही में, ठीक है ना। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ग्रासिया जनजाति यहाँ पर अपनी अस्थियों का विसर्जन करती है, ठीक है ना। कौन सी, ग्रासिया जनजाति। एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील, हिल्स स्टेशन, ठीक है ना, कौन है, वो भी है हमारी, कौन सी हो जाएगी, नक्की झील। एक और पूछा जाता है टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक जैसी चट्टानें देखने को मिलती है, वो भी देखने को मिलती है नक्की झील के अंदर। सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील कौन सी है, नक्की झील। सर्दियों के अंदर जमने वाली भी झील कौन सी है, नक्की झील। कहा जाता है नाखूनों से खोद करके देवताओं ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। वैसे देखा जाता है तो ये क्रेटर झील की श्रेणी में आती है। फिर बात करें राजसमंद, राजसमंद कहाँ पर है, तो राजसमंद के अंदर स्थित है, ठीक है। यहीं पे और देखने को मिलती है हमें नंद समंद, कौन सी, राजसमंद के अंदर कौन सी है, नंद समंद और सरदार सरोवर समंद, सरदार सरोवर समंद। तो वो भी कहाँ पर है, तो वो भी राजसमंद के अंदर। जयसमंद की बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो ये है हमारी उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन का आंसर सही है हमारा, पहले का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। किसका, आना सागर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो बताइए, अरुणराज ने, अजीत सिंह ने, अजय राज ने या नोटा। किसने करवाया, बिल्कुल किसने करवाया, अजीत सिंह ने बिल्कुल, अर्णोराज ने। किसने करवाया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अर्णोराज ने। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, ठीक है ना। याद रखना, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अर्णोराज के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चारण जाति के लोग किस झील के दर्शन नहीं करते हैं। सभी अपने फटाफट से आंसरों के जवाब देते चलें, ठीक है ना, कि आपके अनुसार इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, जिससे आपको स्वयं का भी आकलन करने का मौका मिल जाएगा कि हमारे इतने सही होते हैं। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे इतने सही हुए थे, ठीक है ना। कुल क्वेश्चन में से कितने सही होते हैं, इसको लास्ट में आप ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, चारण जाति के लोग किस झील के दर्शन नहीं करते, किसके नहीं करते, कायलाने के नहीं करते, पुष्कर के नहीं करते, या कोलायत के नहीं करते, या गजनेर के नहीं करते। बताइए किसके नहीं करते। तो तब तक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जब तक आप अपने आंसर लिखें। पुष्कर झील कहाँ है, सिरोही में। कहाँ, सिरोही में। पुष्कर झील से याद रखना, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जो गांधी जी थे, उनकी अस्थियों को प्रभावित किया गया था। यहाँ पर बने हुए हैं 52 घाट। कितने घाट, 52 घाट बने हुए हैं। पैसे पुष्कर, पैसे पवित्र और पैसे प्रदूषित। सबसे प्रदूषित भी कौन सी है, तो वो पुष्कर झील है, ठीक है ना। और इसकी स्थिति की बात करें,
अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। तो पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर के अंदर है। और यहाँ पर कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री और बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जो गांधी जी थे उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। कायलाना की बात करें तो जोधपुर के अंदर स्थित है और कपिल मुनि की तपोस्थली के कारण इसका नाम कायलाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा सॉरी टू से, कायलाना जोधपुर के अंदर है, लेकिन कौलायत कपिल मुनि की तपोस्थली थी। कौन सी थी? कपिल मुनि की। कौन सी? कौलायत झील, ठीक है ना। गजनेर की बात करते हैं तो कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चारण जाति के लोग किस झील का दर्शन नहीं करते? तो वो कौन सी है? कौलायत। यानी कि 3 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कौलायत, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4, जगत निवास व जगत मंदिर किस झील के अंदर स्थित है? हमसे पूछा है जगत निवास और जगत मंदिर किसके झील के अंदर स्थित है। पहले बात करें जगत मंदिर की, तो जगत मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने। किसने? जगत सिंह फर्स्ट ने, ठीक है ना। आगे बात करें जगत निवास की, तो इसका निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह सेकंड ने। किसने? जगत सिंह सेकंड ने। ये तो पता है कि जगत सिंह फर्स्ट और सेकंड आएगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं एग्जाम में कि आखिर किस में फर्स्ट आएगा और किस में सेकंड आएगा। तो याद रखना, मंदिर हमारे क्या होते हैं? पहले होते हैं। तो मंदिर पहले होते हैं, तो मंदिरों का निर्माण पहले करवाया जाता है। तो याद रखना जगत सिंह फर्स्ट, फिर मंदिर के बाद में हम स्वयं के रहने के लिए स्थान निर्धारित करते हैं या मकान बनवाते हैं, तो ठीक है। ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है ना। आगे बात करें, क्या ये फतेह सागर झील में है, पिछोला झील में है या जयसमंद झील में है? बताइए जल्दी से फटाफट। देख लिया सबने किस झील में है? 1 मिनट में देखूँ आंसर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या जवाब है, खूबसूरत। हाँ, जितने खूबसूरत तुम हो उतनी खूबसूरत जवाब हैं, ठीक है ना। हो गया सबका? वेरी गुड। तो किस झील के अंदर है? सबके जवाब सही हैं। किसके अंदर है? ए यानी कि पिछोला झील के अंदर स्थित है। कौन से? जगत निवास और जगत मंदिर, ठीक है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? आपको बताना है क्या पिछोला है, फतेह सागर है, जयसमंद है या पुष्कर है। कौन सी झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है? या ताजे पानी की भी आ जाता है कभी कभी, ताजे पानी की। तो कौन सी झील है निम्न में से? बिल्कुल सभी के आंसर सही हैं। क्या है? जयसमंद। कौन सी? जयसमंद। जयसमंद में याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 7 टापू हैं। कितने? 7 में से सबसे बड़ा है बाबा का भांकड़ा। कौन सा? बाबा का भांकड़ा। और छोटा है प्यारी। कौन सा? प्यारी। बाबा का भांकड़ा सबसे बड़ा है और छोटा कौन सा है? प्यारी, ठीक है ना। ये 7 टापू इसके अंदर स्थित है। इसे जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? करौली सवाई माधोपुर, बीकानेर चूरू, गंगानगर हनुमानगढ़, चित्तौड़ कोटा। फटाफट बताइए। हाँ ये बिल्कुल, जितने प्यारे तुम हो उतना प्यारा क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छे सोच समझ कर जवाब देना, ठीक है ना। किसके अंदर है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर अलग है, ठीक है। बिल्कुल सबके करेक्ट आंसर आ रहे हैं। किसके अंदर है? करौली सवाई माधोपुर। किसके अंदर है? करौली सवाई माधोपुर के अंदर है। कौन सी? तो वो है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। आगे बात करें हम हाँ थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम, जो क्वेश्चन डिस्कस करने लायक होगा उस पर करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर स्थित कौन सी लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों के अंदर जाती है? ठीक है ना, यह है इंदिरा गांधी नहर। 1 मिनट देख ही लो आप इंदिरा गांधी नहर को। यह है हरी के बैराज। किसका? कौन सा बैराज? हरी के बैराज। कहाँ पर है? तो पंजाब में, ठीक है ना। यहाँ से एक नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है? एक नहर निकाली गई है, ठीक है ना। ये नहर आती है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में यहाँ पर स्थान है मसीतावली। कौन सा? मसीतावली। और कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो हनुमानगढ़ का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है 204 किलोमीटर। कभी पूछ लेता है मुख्य फीडर नहर की लंबाई। मुख्य फीडर नहर की लंबाई
तो मुख्य फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। कहाँ से? हरिके बैराज से लेकर के मसीताबली तक आती है। कहाँ तक आती है? मसीताबली तक आती है। आगे बात करूँ मैं आपसे इसी क्रम में, ये तो कहाँ तक आ गई? मसीताबली हनुमानगढ़ तक आ जाती है। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या था? अच्छा ठीक। इसके अंदर अब नहरों को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक आप देखें। चौक पत्ते कर गुरु की जय। क्या करना है? चौक पत्ते कर गुरु की जय, गुरु की जय। ठीक है ना। इससे क्या याद रखना है? चौधरी कुंभाराम। कौन सी? चौधरी कुंभाराम। याद रखना इस पर 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई। कितनी? 7। पहली कौन सी है? चौधरी कुंभाराम। दूसरी कौन सी है? तो करणी सिंह। कौन सी है? डॉक्टर करणी सिंह। करणी सिंह है? अच्छा चलो ठीक है। चलो आप बताओ इसको, है ना। करणी सिंह है, कंवर सेन है। फिर है पन्नालाल बारूपाल। कौन सी? पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल। ठीक है ना। फिर है तेजाजी लिफ्ट नहर। कौन सी? तेजाजी लिफ्ट नहर। आगे है गुरु जाम्बेश्वर, गुरु जाम्बेश्वर। और फिर है जयनारायण व्यास। कौन सी है? जयनारायण व्यास। ठीक है ना। तो ये 7 लिफ्ट नहरें किस पर बनी हुई हैं? तो ये बनी हुई हैं किस पर? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर। किस पर बनी हुई है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो हमसे पूछा था कि ऐसी कौन सी नहर है जो सर्वाधिक जिलों के अंदर प्रवाहित होती है, सर्वाधिक जिलों के अंदर जाती है। ठीक है ना। तो उसके बारे में हमने देखते हैं कि कौन सी है जो सबसे अधिक जिलों में। तो मैंने बताया था उस दिन कि जो चौधरी साहब हैं वो सर्वाधिक जिलों के अंदर जाते हैं। तो क्या याद रखना है? चौधरी कुंभाराम क्या है? सबसे लंबी नहीं, सबसे सर्वाधिक जिलों के अंदर जाने वाली जो नहर है वो कौन सी है? वो है चौधरी कुंभाराम नहर। ठीक है ना। आगे बात करूं मैं जैसे ही तेजाजी की, तो तेजाजी है सबसे छोटी। कौन सी है? तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी लिफ्ट नहर देखने को मिलती है। ठीक है ना। आगे बात करूं मैं किसकी? आगे हम बात करें गुरु जाम्बेश्वर और नीचे है हमारी जयनारायण व्यास की। किसकी? जयनारायण व्यास की। ठीक है ना। आगे सबको बिल्कुल। पहले आएंगे कंवर साहब। कौन आएंगे? कंवर सेन। ठीक है ना। और फिर आएंगे करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह। तो याद रखना चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जाम्बेश्वर, जयनारायण व्यास। अब पूछा जाता है सर्वाधिक जिलों में, तो सर्वाधिक जिलों में कौन सी जाती है? चौधरी कुंभाराम। सबसे लंबी की पूछता है तो कंवर सेन। सबसे छोटी पूछता है तेजाजी लिफ्ट नहर। आपसे कैसे भी जमा ले आप जमा देना। ठीक है ना। तो क्या पूछा उसने? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर सर्वाधिक जिलों में जाती है। किस में जाती है? सर्वाधिक जिलों के अंदर जाती है। तो अभी देखा था कौन सी जाती है? चौधरी साहब। तो किस में है? चौधरी। तो चौधरी कुंभाराम क्या है? सर्वाधिक जिलों के अंदर जाती है। इसकी बात करें सबसे छोटी है, सबसे छोटी। ठीक है। आगे बात करूं मैं डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, डॉक्टर कंवर सेन। डॉक्टर कंवर सेन क्या है? सबसे लंबे, यानी सबसे लंबी पूछता है तो कौन सी है? डॉक्टर करणी सिंह, सॉरी डॉक्टर कंवर सेन। कंवर सेन लिफ्ट नहर है सबसे लंबी है, तेजाजी सबसे छोटी है और चौधरी कुंभाराम सर्वाधिक जिलों के अंदर जाती है। नेक्स्ट पूछा जाता है गंगा नहर का निर्माता कौन था? इन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। कौन थे? महाराजा अनूप सिंह थे? नहीं, महाराजा अनूप सिंह का संबंध किस रियासत से रहा है? तो बीकानेर रियासत से रहा है। ठीक है। मानसिंह एक जयपुर के अंदर भी हुए हैं और एक जोधपुर में भी हुए हैं। ठीक है ना। मानसिंह की बात करें हम तो जो राजस्थान के अंदर ब्लू पोर्ट्री लाने का श्रेय दिया जाता है वो मानसिंह को ही दिया जाता है। लाहौर से लेकर के आए थे क्योंकि मूलतः ये ब्लू पोर्ट्री लाहौर की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नहर का निर्माता कौन था? तो महाराजा गंगा सिंह। कहाँ कौन था? महाराजा गंगा सिंह। और ये भी कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। कहाँ के? बीकानेर के। ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लेने वाले भी एकमात्र थे ये राजस्थान के। कौन? महाराजा गंगा सिंह। इन्हें क्या कहा जाता है? और कहा जाता है राजस्थान का आधुनिक भागीरथ।
आधुनिक राजस्थान का, या राजस्थान का भागीरथ लिखते हो आप तो, भागीरथ। राजस्थान का भागीरथ कैसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आठवें का सही आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान की एकमात्र सिंचाई परियोजना जिसमें बूंद बूंद व फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, कौन सी है? माही परियोजना, ERCP, नर्मदा नहर परियोजना, चंबल परियोजना। बताइए कौन सी है जिसमें बूंद बूंद व फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं से ये बन जाता है कि बूंद बूंद या फव्वारा सिंचाई के अंदर को लागू करने वाला राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, क्योंकि पानी की समस्या है तो इससे के माध्यम से अधिक सिंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई किस में लागू की गई? सबके आंसर सही हैं। किस में? नर्मदा नहर परियोजना में। किस में की गई? नर्मदा नहर परियोजना के अंदर की जाती है। ठीक है, बात करें माही परियोजना, तो इससे क्या है? दक्षिणी राजस्थान को संपूर्ण विद्युत प्रदान करते हैं, यानी इसकी जो भी विद्युत उत्पादन होता है वो किसको प्रदान की जाती है? संपूर्ण जो दक्षिणी राजस्थान है, बागड़ प्रदेश है, उसको क्या की जाती है? विद्युत आपूर्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो वो है माही परियोजना। ERCP की बात करें तो ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, ये पूर्वी राजस्थान की परियोजना है और इस परियोजना के तहत जो कुन्नू कुराल में चाकड़ नदियां हैं उसका जो जल अतिरिक्त जल है उसे बनास चंबल के अंदर प्रवाहित करना। ठीक है ना, चंबल की हमने बात कर ही ली। चंबल परियोजना पर 4 बांध बने हुए हैं, राजस्थान के अंदर 3 बांध देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो माही कौन सी परियोजना जाएगी? एकमात्र परियोजना जिसमें बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई पद्धति को लागू किया गया है, नर्मदा नहर परियोजना। किसके अंदर? नर्मदा नहर परियोजना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की निम्न परियोजनाओं में उनके जिले से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अब हमके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन या एक ऐसा कथन हमें छांटना है जो कि उस जिले से संबंधित नहीं है। चलो बात करते हैं। परवन कहाँ की? 12 अंक में कौन सी है? बिलास। ऑप्शन बी का कह रहा है। झालावाड़ में कौन सी है? तो झालावाड़ में है आपकी पीपलाद। कौन सी है? पीपलाद। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, दिख रहा है सबको? वेरी गुड, पीपलाद झालावाड़ में। ठीक है ना, आगे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर सी का कह रहा है कि बूंदी है जिगजैग के। बूंदी में कौन सी है? जिगजैग। कौन सी है? जिगजैग। ठीक है ना, और आगे दे रखा है कोटा में काली सिंध। बताइए कौन सा इनमें से युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो बात करें हम 12 की। किसकी? 12 की। 1 मिनट में सारी परियोजनाएं याद। 12 में कौन कौन सी हैं? तो बैंथली है, बिलास है, परवन है, लहासी है, हथियादह है। हथियादह, तो ये सभी कहाँ की हो जाती हैं? बैंतली, बिलास, परवन, लहासी, हथियादह, ये कहाँ की हैं? 12 की। आगे बात करते हैं झालावाड़ की। तो झालावाड़ की ओर देख लेते हैं थोड़ी बहुत। झालावाड़ में हम बात करें काली सिंध, भीमसागर, रीवा, गागरीन, चोली, छापी, तो ये किसके हो जाते हैं? गागरीन, काली सिंध, भीमसागर, रीवा, चोली, छापी, और एक और याद रखना राजगढ़। कौन सी? राजगढ़। तो ये किसकी हो जाती हैं? झालावाड़ की। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि 12 के अंदर बिलास है क्या? हाँ, 12 के अंदर बिलास है, तो मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सत्य है। झालावाड़ में एक और रह गई, चलो पीपलाद। याद रखना इस पीपलाद को। एक पीपलदा है, कौन सी है? पीपलदा, और पीपलदा है सवाई माधोपुर की। किसकी है? पीपलदा सवाई माधोपुर की, लेकिन पीपलाद कहाँ की है? झालावाड़ की। ठीक है,
आगे बात करते हैं बूंदी। तो बूंदी की ओर देख लेते हैं। किसकी? बूंदी की। और बूंदी की हम बात करें तो क्या करना है? बूंदी के अंदर जिगजैग, गुड़ा, गर्दड़ा, चाकण मेज, चाकण मेज, ये कहाँ की हैं? तो ये सब किसकी हैं? बूंदी की। ठीक है ना, किसकी हैं? बूंदी की। ठीक है, आगे दे रखा था कोटा की। किसकी? कोटा की। अब कोटा में कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? तो वहाँ देखने को मिलती है अलाणियाँ। कौन सी देखने को मिलती है? अलाणियाँ। एक नवनेरा, नवनेरा बांध है, ध्यान रखना, नवनेरा, नवनेरा बांध है और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो काली सिंध पर। किस पर? काली सिंध पर। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करें हम सावन भादो, सावन भादो। ठीक है ना, और फिर याद कर रखना है गोपाल चंद, गोपाल चंद, हरिश्चंद्र, या गोपालपुरा लिख लो आप इसको, गोपालपुरा है ना, गोपालपुरा, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ये दोनों अलग अलग हैं, गोपालपुरा, हरिश्चंद्र। ठीक है ना, तकली, नवनेरा हो गया, फिर हरिश्चंद्र हो गया। ठीक है ना, तो ये किसकी हैं? कोटा की। तो कौन सी? तकली, अलाणिया, नवनेरा, सावन भादो और गोपालपुरा। ठीक है ना, तो और बूंदी में कौन सी है? मेज, चाकण, जिगजैग, गुड़ा, गर्दड़ा। अब क्या पूछा है इसमें? कौन सा युग में गलत है वो बताना है। बिलासबारा में, झालावाड़ में पीपलाद है, बूंदी में जिगजैग है, कोटा में, कोटा में काली सिंध नहीं है। काली सिंध कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है ना, आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा, ये क्लीन से हो जाता है। ठीक है, तो अब किसकी बात करते हैं हम? कौन सा गलत हो गया? तो हमारा कौन सा गलत हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है, बाकी तीनों सही है। तो यानी कि 10वें का सही आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। ठीक है ना, समझ में तो आ गया ना सबके कैसे क्या है? ये सभी परियोजनाएं थी। ठीक है ना, तो 10वें का आंसर लगाएं आप डी। क्या? डी। आगे बात करें 11वें की। किसकी? 11वें की। चलो आ ही गया, इस पर ज़्यादा बहस भी नहीं करेंगे अपन। अब कोटा में स्थित नवनेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है ना, तो अभी पढ़ के आए थे काली सिंध पर। 11वें में सी। आगे भारतीय, कौन सा भारतीय संस्थान भारत के अंदर मृदाओं का वर्गीकरण करता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कौन सा भारतीय संस्थान मृदाओं का भारत के अंदर वर्गीकरण करता है? भारत का संस्थान, क्या वो ICAR है, या फिर USDC है, या दोनों है, या नोटा है? कौन सा है? आपको सही फाउंड आउट करना है। बिल्कुल, कौन सा है वो? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। इसकी मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। और ICAR राजस्थान में मृदाएं बताता है 14 प्रकार की। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। कुछ महत्वपूर्ण मृदाओं को जान लेते हैं। यहाँ साई राजस में रैबेरिना, दोनों हनुमानगढ़ और गंगानगर में। जिप्सी फेरस पाई जाती है बीकानेर में। लाल चिकनी मृदा पाई जाती है हमारे बागड़ प्रदेश में। ठीक है ना, और हाड़ौती क्षेत्र में मध्यम खाली देखने को मिलती है। ठीक है ना, इधर की बात करें, इधर मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर बीकानेर और जैसलमेर दोनों में कैल्सी ब्राउन देखने को मिलती है, जबकि इसके अपोजिट में इधर देखने को मिलती है नॉन कैल्सी ब्राउन। ठीक है ना, अजमेर भीलवाड़ा और इनके अंदर देखने को मिलती है हमें कौन सी? नवीन भूरी मिट्टी। कौन सी? नवीन भूरी मिट्टी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियाँ थीं। जैसे हम बात करें काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कपास के लिए, और जो लाल चिकनी मिट्टी है वो किसके लिए है? तो वो मक्का के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मक्का के लिए प्रसिद्ध है। तो भारतीय, कौन सा भारतीय संस्थान है जो मृदाओं का वर्गीकरण करता है? वो है ICAR के अनुसार। ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। राजस्थान में 14 प्रकार की मृदाओं को बताता है, जिसमें से साई राजस में रैबेरिना, गंगानगर हनुमानगढ़ में, जिप्सी फेरस बीकानेर के अंदर। लाल चिकनी मृदा हमें बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलती है।
मध्यम काली हमें आड़तीम देखने को मिलती है। जैसलमेर बीकानेर में हमें कैल्शियम ब्राउन देखने को मिलती है। और करौली सवाई माधोपुर और इधर वाले क्षेत्र में हमें जालौर मृदा देखने को मिलती है। अजमेर भीलवाड़ा की बात करें, भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये मृदाओं का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ICAR के अनुसार किया गया। ठीक है, आगे तो कौन सा सही हो जाता है 12वें में? 12वें में हमारा सही हो जाता है ए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जिप्सीफेरस मृदा राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? चर्चा करी ली, बीकानेर के अंदर। गंगानगर की बात करें, साई रोजर्स में। कौन सी पाई जाती है? साई रोजर्स में। साई रोजर्स और रेवेरिना। ठीक है ना। जैसलमेर में देखें तो भूरी रेतीली या कभी कभी आ जाता है मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। बांसवाड़ा की बात करें तो लाल काली चिकनी मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात कर रहा है तो इसका 13वें का क्या सही हो जाएगा? जिप्सीफेरस बीकानेर में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14। USDC के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा देखने को मिलती हैं? कितनी मिलती हैं? 4, 3, 5, 6। बताइए जल्दी से कितनी प्रकार की मृदा देखने को मिलती हैं, जब तक मैं इस USDC को पूरे को समझा देता हूँ। ठीक है ना। यह राजस्थान में यहाँ पाई जाती है एरिडोसॉल। ठीक है ना। यहाँ पाई जाती है एंटीसॉल। कौन सी पाई जाती है? एंटीसॉल। ठीक है ना। और यहाँ पर ठीक है ना। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाई जाती है इंसेप्टिसॉल। कौन सी? इंसेप्टिसॉल। यहाँ हाड़ती में पाई जाती है बर्टिसॉल। कौन सी सॉल? बर्टिसॉल। और यहाँ पाई जाती है एल्फिसॉल। मैदानों के अंदर कौन सी पाई जाती है? एल्फिसॉल। किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम? USDC के अनुसार। इसका मुख्यालय पूछता है तो कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC के अंदर है। ठीक है ना। और कहाँ पर? अमेरिका में। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा मृदाओं का वर्गीकरण किया गया। राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं बताते हैं तो गिने। एरिडोसॉल, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल 3, बर्टिसॉल 4, एल्फिसॉल 5। कितने प्रकार की मृदा हैं? 5 प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इस वाली जो एंटीसॉल है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर देखने को मिलती है। कितने पर? सर्वाधिक क्षेत्र पर अगर कोई मृदा देखने को मिलती है तो वो कौन सी है? एंटीसॉल। कौन सी है? एंटीसॉल। चलिए जवाब देते हैं अब हम। USDC के अनुसार कितनी मृदाएं? तो अभी देख के आए थे हम कितनी मृदाएं हैं तो 5। कितनी है? 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें नंबर की। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सी मृदा की समस्या नहीं है। इनमें से ऐसा बताना है जो मृदा की समस्या नहीं है। ठीक है ना। तो वो कौन सी है? क्या अपरदन, क्षेम, लवणीयता या उर्वरता? इनमें से कौन सी है जो मृदा की समस्या नहीं है? ठीक है ना। तो बताइए तुरंत। हाँ, तो अपरदन। थोड़ा सा अपरदन की बात करें तो अपरदन तो हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। क्या देखने को मिलता है? अपरदन भी 3 प्रकार का देखने को मिलता है। कौन सा? एक तो वायु अपरदन, दूसरा देखने को मिलता है छादरीय अपरदन और तीसरा देखने को मिलता है अवनालिका अपरदन। वायु अपरदन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सा देखने को मिलता है? वायु अपरदन, यानी वायु अपने साथ में मिट्टी उड़ा करके ले जाती है, यानी कि उसकी परत को हटा देती है। दूसरा छादरीय अपरदन, जो राजसमंद वाला क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से नदियों के द्वारा जो जल होता है वो अपने साथ मिट्टी एक चादर के रूप में उसे बहाकर ले जाता है। तो छादरीय अपरदन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तीसरा है अवनालिका अपरदन, जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है उसमें जो क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अवनालिका अपरदन। और इसीलिए हम चंबल को सर्वाधिक वेटलैंड निर्माण करने वाली नदी, सर्वाधिक उत्पाद करने वाली नदियों के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो एक तो कंप्लीट हुआ अपरदन। तो मृदा की समस्या अपरदन तो है।
सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं सैम। सैम क्या होता है, जो नहर है, नहर के आसपास के पानी रिसने की वजह से पानी इस क्षेत्र में भरा रहता है और भरा रहने के साथ में मिट्टी दलदली सी हो जाती है। कैसी हो जाती है, दलदली सी हो जाती है। इससे क्या होता है, सैम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका उपाय पूछा जाता है सैम से बचने के लिए यूकेलिप्टस वृक्ष, यूकेलिप्टस का वृक्ष लगाया जाए, यानी कि सफ़ेदा, सफ़ेदा के वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। लवणीयता, जैसे ये पानी भरा रहा है, पानी भरा रहने के कुछ समय पश्चात इसके ऊपर नमक की मात्रा है वही अब लवणीयता है, इसके ऊपर चादर रूप में जम जाती है, जो भूमि को क्या कर देती है, अनुपजाऊ कर देती है। यानी लवणीयता भी मृदा की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी। अब उसने क्या पूछा है, समस्या नहीं है, तो कौन सी बचा हमारे पास में, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कहता है, क्या नहीं है, तो उर्वरता। बिल्कुल, मिट्टी की उर्वरता अगर अधिक है तो वो समस्या थोड़ी है, वो तो फायदा है। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, यानी विधानमंडल के कितने अंग होते हैं। ठीक है ना, तो ये अब पॉलिटी शुरू हो जाती है। क्या पूछा है, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विधानमंडल का उल्लेख है कहाँ। तो विधानमंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 168 में। किसमें, अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया है, एक विधानमंडल होगी और विधानमंडल के अंग होते हैं कितने, तीन। कितने, तीन। कौन से, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। उसी प्रकार से जिस प्रकार से संसद होगी, कौन होगी, संसद, और संसद के भी कितने अंग होंगे, तीन। कितने, तीन। कौन सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य में क्या होती है, विधानमंडल, और विधानमंडल में क्या कहा है कि एक तो विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी और राज्यपाल होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, कितने अंग होंगे, तीन। हाँ, सदन पूछता है तो दो होंगे। सदन कितने होंगे, दो, क्योंकि विधान परिषद और विधान सभा ये दो ही सदन है। तीसरा इनका अंग होता है कौन, राज्यपाल। ठीक है, तो अब आराम से बता सकते हो आप विधानमंडल कितने अंग होते हैं, तो तीन। कौन सा सही हो जाएगा, तीन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हाँ करें, फटाफट करें इसको। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को फाउंड आउट करना है। सबसे पहले इस पर गोला लगा लेना। आगे फाउंड करते हैं हम एक एक को जानते हुए। विधान परिषद, विधान परिषद का उल्लेख किस में मिलता है, 169 में। और क्या मिलता है, इसका गठन और उत्साधन। क्या होगा, गठन और उत्साधन। ठीक है ना, तो आगे विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। बिल्कुल, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल अवश्य होता है। वो प्रत्येक 2/बाद 1/3 सदस्य पद रिक्त कर देते हैं। आगे विधान परिषद स्थायी सदन है, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। विधान परिषद 5 वर्ष तक गठित होती है। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। विधान परिषद राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, सी, क्योंकि विधान परिषद 5 वर्ष के लिए नहीं, विधानसभा, हाँ विधानसभा की बात करें तो ये 5 वर्ष के लिए गठित होती है, लेकिन विधान परिषद क्या है, स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 उतना ही प्यारा है जितना प्यारे तुम हो। ठीक है ना, तो अच्छे से बताने का प्रयत्न करें। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो हमें बताना है। पहला, विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में मिलता है, अभी देख लिया था, बिल्कुल सत्य वचन है। हमें क्या बताना है, गलत। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, बिल्कुल, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। अंग पूछता है तो 3। आगे विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है, बिल्कुल सही है। अब बचता है विधान परिषद वरिष्ठता सदन है, वरिष्ठता का सदन है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे जो राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अब बताओ कौन सा गलत है। फंस गए, चारों सही है।
चारों भर दो। क्या बताना हमें? गलत बताना। तो याद रखना, जो विधानसभा वरिष्ठता का सदन तो है, लेकिन क्या है, ये राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका, राजस्थान में विधानसभा विधान परिषद है ही नहीं, तो महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ से निभाएगी? इसीलिए क्या याद रखना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 18वें में डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा अध्यक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब विधानसभा अध्यक्षों की हमें चर्चा करनी है और उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है वो छांटना है। पहले, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी थे। अच्छा, आगे सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे। ठीक है। शे बोल रहा है प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी है, और दे बोलता है प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है। अब बताइए आप मुझे कौन सा गलत है? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी थे? नहीं, सीपी जोशी तो क्या है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। कौन है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष? कौन है? सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। तो इसका पहला का जवाब ही क्या हो जाएगा? सीपी जोशी। क्या हो जाएगा? सीपी जोशी, यानी कि पहला ही गलत। 19वें में कौन सा गलत हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करें, और ये तो बिल्कुल सही है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले रामनिवास मिर्धा थे, प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी थी, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या? क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है वो बताना है। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ठीक है। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 172 में है। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री कार्यकाल से पूर्व विधानसभा को भंग कर सकता है। तो बताइए कौन सा सही है? आ गया सबके? बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? तो इसमें गलत है कि मुख्यमंत्री हैं कार्यकाल से पूर्व विधानसभा को भंग नहीं कर सकते। इसको भंग कौन कर सकते हैं? इसको भंग कर सकते हैं राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। और किस आर्टिकल में ये बात लिखी गई है? 174 में। 174 क्या कहता है कि इनका जो सत्र आहूत सत्रावसान कर सकते हैं या भंग और विघटन कर सकते हैं। कौन? तो वो कर सकते हैं राज्यपाल। तो याद रखना, मुख्यमंत्री कार्यकाल से पूर्व विधानसभा को भंग नहीं कर सकते। कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का क्या गलत हो जाएगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की जगह अगर यहाँ राज्यपाल होता तो सही होता। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? अब विधानमंडल के बारे में बताना है हमें। विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं। कितनी हैं? 200 सीटें हैं। इन 200 सीटों में से एससी के लिए तो 34 रिजर्व हैं। कितनी? 34। किसके लिए? एससी के लिए। और कितनी बची हुई हैं? 25 सीटें। 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है। आगे बात करें, विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम हो सकती है वो हो सकती है कितनी? 60। अब बताना है। और विधानसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 170 में। ठीक है। तो विधानसभा की सीटें 200 हैं। बिल्कुल सही है। विधानसभा में 34 सीटें एससी के लिए। सही है। और 25 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। बिल्कुल सही है। विधानसभा में अधिकतम 500, बिल्कुल अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकते हैं। तो कौन सा गलत है? इसके अंदर गलत है नोटा, यानी कि इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 में डी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं 22वें। किसकी? 22वें की। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को, विधानसभा उपाध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? बताइए किसको सौंपते हैं? बिल्कुल किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? बताइए किसको सौंपते हैं? बिल्कुल सभी के जवाब सही आ रहे हैं। ठीक है ना। किसको सौंपते हैं? विधानसभा उपाध्यक्ष को।
और विधानसभा उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को, ठीक है ना। दोनों चीजें याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 में से यानी सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या कि विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? अगर आपको विपक्ष का नेता बनना है तो अपनी पार्टी के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी? 10 सीटों की आवश्यकता होगी, बहुमत से एक अधिक होगी, 20% सीटों की आवश्यकता होगी या 10% सीटों की आवश्यकता होगी? बताइए। बिल्कुल, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? 10% सीटों की आवश्यकता होगी। अब उस हिसाब से विधानसभा में हमारे यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 200, और 200 को 10% 20, यानी हमारे यहाँ कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? 20 सीटों की आवश्यकता होती है। और 20 सीटें ही अगर आपके पास में हैं तो आप विधानसभा में विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गलत है? अब गलत को फाउंड आउट करना है। अनुच्छेद 168 विधानमंडल को दर्शाता है, पढ़ लिया, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना को बताता है, बताइए आगे। अनुच्छेद 179 विधान परिषद का उत्साधन और गठन को बताता है। और अनुच्छेद 172 कौन सा? अनुच्छेद 172 विधानमंडल के कार्यकाल को बताता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 168 विधानमंडल को दर्शाता है, अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना को दर्शाता है, अनुच्छेद 172 विधानमंडल के कार्यकाल को दर्शाता है। लेकिन याद रखना कौन सा गलत पूछा है हमसे? क्या पूछा है? गलत। तो कौन से में मिलता है? इसका 169 में। किसमें? 169 में। अनुच्छेद 169 के अंदर विधान परिषद का गठन और किसका? उत्साधन का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? बी। अगर इसकी जगह क्या होता? 169 होता तो सही होता। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। चलिए जमाते हैं। पहली गुरु जाम्बेश्वर, नहीं, गुरु जाम्बेश्वर तो सबसे नीचे की है, गुरु जाम्बेश्वर सबसे नीचे की है, यानी कि ये तो नहीं हो सकती है। आगे बात करें चौधरी कुंभाराम, ठीक है, इसके अंदर भी गुरु जाम्बेश्वर, ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बात करते हैं इसकी चौधरी कुंभाराम, तो यहाँ है चौधरी कुंभाराम। आगे पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल, ठीक है। आगे तेजाजी, तेजाजी और गुरु जाम्बेश्वर। ये थोड़ा सा क्रम ठीक लग रहा है, पर और देखते हैं। हमारे पास एक और है चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम सही है। तेजाजी, तेजाजी अच्छा यहाँ, फिर पन्नालाल बारूपाल अच्छा ऊपर, यानी कि ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 25वें में हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि चौधरी कुंभाराम, कुंभाराम के नीचे पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी और गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहरें हैं। इसकी क्वेश्चन की बात कर ली। आईजीएनपी में मुख्य फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। जिन पर बहस कर ली या जिनका हमने जान लिया उन पर समय खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, सब अपने अपने क्वेश्चन ज़रूर बताना कौन के कितने सही हुए। कमेंट कर करके ज़रूर बताना कि मेरे 30 में से इतने सही हुए। आगे आगे कौन सा लिखा है? आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 27, सोम कागदर परियोजना किस जिले की है? बताइए, सोम कागदर किस जिले की है? उदयपुर की है, कोटा की है, डूंगरपुर की है, सवाई माधोपुर की है? जब तक एक और बता दूं मैं, सोम कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा। और सोम कमला अम्बा कहाँ की है? डूंगरपुर की। अब तो क्लियर हो गया सबको, डूंगरपुर की। अम्बा अम्बा जैसे शब्द आते हैं वो सब डूंगरपुर में। तो इसकी तो नहीं है। सवाई माधोपुर की बात करें, पीपल, पीपल दा झालावाड़ की और पीपलास सॉरी सवाई माधोपुर की है, ठीक है ना। आगे बात करें
उदयपुर। बिल्कुल, सोमकाकदर परियोजना कहाँ की है? उदयपुर की। यहाँ की बात कर ली हमने कैसे? GSET NH कोटा में है, यानी कि गोपालपुरा, साबरबादो, अलानिया, तकली, नमनेरा और हरिश्चंद्र ये कहाँ की हैं? कोटा की। और पीपलाद कहाँ की है? सवाई माधोपुर की। डूंगरपुर की कौन सी है? सोमकमला अम्बा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन करती है, कौन सी है? वो हमें बतानी है। क्या हो गया? उनको बंद करवाओ। सॉरी, 1 मिनट रुकना। बंद करो उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी? राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन करती है, वो कौन सी झील है जिसमें अस्थियों का विसर्जन किया जाता है? क्या वो नक्की झील है, रामगढ़ झील है, पुष्कर झील है या मोती झील है? हम बात कर लेते हैं मोती झील की। मोती झील कहाँ की है? भरतपुर। और ये भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन रेखा। जो आपका लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग को जल आपूर्ति कौन कराती है? तो वो कराती है मोती झील। पुष्कर झील की बात करें, अजमेर के अंदर है, सबसे प्रदूषित सबसे पवित्र झील है, 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ पर पुष्कर को मेला लगता है, जिसे हम रंगीन मेले के नाम से भी जानते हैं। नक्की झील की बात करें, सिरोही के अंदर है। रामगढ़ की बात करें, बारां के अंदर है। घोड़े के नाल जैसी आकृति में बनी हुई है झील है। और ये कौन सी झील है? क्रेटर झील है। पुष्कर की बात करें तो पुष्कर भी कौन सी झील है? क्रेटर झील है। नक्की की बात करें तो नक्की भी कौन सी झील है? क्रेटर झील है। गरासिया जनजाति जिसमें अस्थियों का विसर्जन करती हैं, बिल्कुल सही जवाब कौन सा? नक्की झील। कौन सी? नक्की झील। कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 29वां। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान के कितने झीलों को सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी झीलों को सम्मिलित किया गया है, वो हमसे पूछा गया है। बताओ आपको कितनी को किया गया है? 2, 4, 3, 5। बिल्कुल सही जवाब। कितनी को किया गया है? 5 झील को। किसको? 5 झीलों को। कौन कौन सी हैं वो? पिछोला, जयसमंद। जयसमंद दोनों कहाँ की हैं? उदयपुर। 2 की गई हैं अजमेर से। अजमेर में कौन सी? एक आना सागर और दूसरी पुष्कर। पुष्कर, ठीक है। एक किया गया है नक्की को। किसको? नक्की को। और नक्की कहाँ पर है? सिरोही में। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में कितनी झीलों को सम्मिलित किया गया है? तो वो किया गया है 5 झीलों को, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट है। आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, और कहा है बड़े बुजुर्गों ने, अंत भला तो सब भला। और हमारा अगर ये 30वां भला तो सब भला। अब बताने हैं आपको 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 30 में से हमारे इतने सही हुए हैं। आगे, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? किस माध्यम से की जाती है? ऑप्शन, अब हम दूसरे पेज पर चलेंगे। ऑप्शन याद रखना, नलकूप और नहरें। सिंचाई की बात कर रहा है, किससे सर्वाधिक की जाती है? ठीक है ना। और ऑप्शन सी कुएं, और ऑप्शन डी तालाब। अब हमको बताना है किसके माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है ना। हम और ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा था? नलकूप। नलकूप। ऑप्शन बी में क्या लिखा था? ऑप्शन बी में नहरें या नहरों से। अब बताना है आपको सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किससे की जाती है? बताओ। बिल्कुल सही है, किससे की जाती है? नलकूपों से। लेकिन हमसे ये पूछ ले कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, लेकिन कितने परसेंट? तो 42%। कितने? 42%। फिर सबसे कम किससे की जाती है? तो तालाबों से। तालाबों से कितनी? 1% से भी कम।
लेकिन राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस में की जाती है, कौन से जिले में की जाती है, तो वो है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की थोड़ी सी बात, इसे अब्रक सिटी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, माइका सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके अन्य उपनाम है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र नगरियों का विकास होने के कारण इसे टेक्सटाइल या वस्त्रों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 तालाब हैं, तालाब भी कभी पूछ ले, तालाबों की बात कर लें, जैसे शुक्र तालाब। शुक्र तालाब, शुक्र तालाब कहाँ है, तो शुक्र तालाब है नागौर में। कहाँ पर? नागौर के अंदर है। यहाँ पर है खारा तालाब और सरेरी तालाब। खारा तालाब और सरेरी तालाब दोनों कहाँ पर हैं, तो वो देखने को मिलते हैं हमें कहाँ? भीलवाड़ा में। नहरों की बात करें, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर हनुमानगढ़ में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में की जाती है। दूसरे नंबर पर कुएं, कुएं पर भी किस की जाती है? जयपुर में, ठीक है ना। तो पहले स्थान पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से, दूसरे स्थान पर कुओं से जयपुर के अंदर, तीसरे स्थान पर नहरों से गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, चौथे स्थान पर आता है तालाब। और राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे की जाती है? तो तालाबों से। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से कहाँ की जाती है? तो भीलवाड़ा के अंदर की जाती है। तो ठीक है, ये थे आज के अपने कितने 30 क्वेश्चन। 30 में से आपके कितने सही हुए वो आप ज़रूर बताएं। आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपना आकलन कर सकें, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए टेस्ट के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।